अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4.7 के साथ हम आपके सामने हैं। इससे पहले जो हमने बात शुरू की थी, ये लेक्चर 4.6 में वो सर्कुलर मोशन से मुताल्लिक थे। अब तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा कर चुके हैं इस चैप्टर का, और अब हमने कंटिन्यू किया है सर्कुलर मोशन। दो पार्ट्स थे इस चैप्टर के, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। अच्छा, 2 डायमेंशनल मोशन की यही दो एग्जांपल्स हैं, और एक लेक्चर हमने, बल्कि उसका कुछ पार्ट सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमने महसूस की है वो ये है कि बेसिकली ये जो रिटन मटेरियल है, ये सारा का सारा आपके पास की बुक्स में या नोट्स में या किसी कोचिंग सेंटर में आपके पास मौजूद हैं। मकसद ये था कि आप ये लेक्चर्स वॉच करें, क्लास अटेंड करें। गूगल क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे, उनमें से ये था कि एक तो कनेक्टिविटी का इशू किसी न किसी स्टूडेंट के साथ हर वक्त रहता है। दूसरी बात ये कि हर वक्त स्टूडेंट मौजूद नहीं भी होता बाज़ औक़ात। और तीसरा मसला ये कि ये कनेक्टिविटी का इशू टीचर के अपने साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स डालना शुरू किए ताकि वो किसी भी वक्त आपके पास अवेलेबल रहें। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो है ये कि मैं लेक्चर अपलोड करने के बाद इसका पीडीएफ जो एक फ़ाइल होती है वो भी दे देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। मकसद ये होता है कि पहले आप लेक्चर वॉच कर लें और लिखने का काम बाद में करें। लेकिन हो ये रहा है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो वॉच किए बगैर ही लेक्चर को पीडीएफ फाइल में से लिख के अपलोड कर देता है ताकि उसकी अटेंडेंस लग जाए। ये मकसद हमारा नहीं है। हमारा मकसद है आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक कि आप लिख ना लें और लेक्चर अटेंड करके ना लिखें, उस वक्त तक आपको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो आपको करना ये चाहिए कि पहले लेक्चर वॉच करें, उसे लिखें और फिर उसे अपलोड करें गूगल क्लासरूम में। अटेंडेंस मकसद नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हमारा मकसद है। तो अब से मैंने ये सोचा है कि आज जैसे इस लेक्चर का टाइम आपके पास 11:59 नाइट तक का होता है, तो पीडीएफ फाइल मैं उसके बाद लोड करूंगा। उसके बाद जो लोग बच्चे काम करेंगे उनका लेट वर्क होगा और असाइनमेंट में उनके 10 के बजाय 5 नंबर होंगे, यानी आधे नंबर होंगे। तो अब से हमारी यही स्कीम चलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे लेक्चर एटलीस्ट एक दफ़ा वॉच कर लें, तो मुझे ये यकीन है कि बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट मेरी तरफ से हो गई है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग सेंटर्स पढ़ते हैं तो उन्हें ये सब कुछ पहले से आता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि एक दफ़ा उनके सामने ये लेक्चर पूरा डिलीवर किया जाए। तो बहरहाल मैं जब व्यूज़ ऑफ दी लेक्चर कल परसों से देख रहा हूँ, तो जब से मैंने पीडीएफ फाइल डालना शुरू की है तो व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे लेक्चर वॉच नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख के उसे अपलोड कर देते हैं ताकि अटेंडेंस लग जाए। ये मेरा मकसद नहीं है। तो 20, 25 या 27 मिनट का एक लेक्चर आपके सामने किया जाता है, उसका मकसद यही होता है कि हमारे बच्चे उसे आराम से किसी भी टाइम वॉच कर लें, एक दफ़ा वॉच कर लें। बहरहाल ये बोरिंग काम लगता होगा आपको, लेकिन वक्ती तौर पे जैसे हालात का दुनिया शिकार है, उसमें अगर ऐसा कुछ मसला झेलना पड़ रहा है तो तकरीबन सारी दुनिया ही झेल रही है। इसलिए इसका शिकवा हमें किसी से नहीं करना चाहिए। अल्लाह इंशाल्लाह इन सारे हालात को बेहतर करेगा। तो आए ज़रा अब आगे चलते हैं। सर्कुलर मोशन की एक तो डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम कर ली है, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने बात कर ली थी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने ये बात की थी कि उसका यूनिट रेडियन होता है, थीटा से उसे जाहिर करते हैं। अब एक चीज़, आर्क लेंथ, एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है आर्क लेंथ। इसे एस से जाहिर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑन अ आर्क एट एनी गिवन पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑन
an arc at any given point is called arc length. It is represented by S and its unit is मीटर। देखें भाई, अगर फर्ज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, फर्ज करो कि ये कोई बच्चा ऐसे किसी स्टोन को घुमाए जा रहा है। अच्छा, फर्ज करो कि ये जो जगह है, इस पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का जो एंगल है, ये एक्स एक्सिस अगर मैं फर्ज करूं, ये इसकी पोजीशन का एंगल बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये एंगल फर्ज करो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो है ये 30 डिग्री है। अब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ P1। अब ये ऑब्जेक्ट इधर चला गया, ये पॉइंट P2 आ गया। अब ज़ाहिर है घूम रहा है ना ये, तो घूमते हुए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया। अब ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्स एक्सिस से लेके यहाँ तक, फर्ज करो कि ये हो गया 75 डिग्री। अच्छा, ये पहला एंगल था 30 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा एंगल है 75, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 75। अब मैं कहूँ कि भाई ये पॉइंट P1 से लेके और P2 तक एंगुलर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है 75 डिग्री में से 30 निकाल दें तो पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये आता है मेरे पास 75 में से अगर मैं 30 निकाल दूँ तो ये आता है 45 डिग्री। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जब P1 से P2 तक गया है तो इसने 45 डिग्री इसका डिस्प्लेसमेंट किया है। और ये जो एंगल होता है इसको रेडियन में भी शो किया जा सकता है। डिग्रीज और रेडियन का एक रिलेशनशिप होता है जो कि हम आज इंशाल्लाह डिस्कस कर पाएंगे। तो आज डिग्रीज और कौन सा रेडियंस का रिलेशनशिप हमने डिस्कस करना है। जैसे सेंटीमीटर टू मीटर और मिलीमीटर टू मीटर का कन्वर्जन हमें पता है, वैसे ही ये डिग्री और रेडियंस का डिफरेंस भी होता है। तो अब थोड़ा और आगे चलें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 45 डिग्रीज। अच्छा, जब ये 45 डिग्रीज का डिस्टेंस इसने किया है तो ये वाला डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया है ना इसने, ये अब ये जो पूरा कर्व है यानी जो सर्किल है, इस सर्किल पर ये एक छोटी सी लेंथ है ना जो कि लीनियरली इस ऑब्जेक्ट ने कवर की हुई है। तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑन द कर्व होता है किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच में, इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ, और इसे मीटर में मेजर करते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो है 45 डिग्री और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका यानी कि आर्क लेंथ वो यहां से मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, हम स्केल रख के इसे मेजर कर सकते हैं या किसी और तरीके से हम इसे मेजर कर सकते हैं। ये मीटर, सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में हो सकता है। एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में हम इसका यूनिट मीटर्स में लेते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है आर्क लेंथ का। अच्छा, अब यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो ये, अच्छा, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इस जगह मौजूद है, यहां से ये यहां तक जाता है और इसका एंगल हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, इसे एस कहेंगे यानी कि आर्क लेंथ। अच्छा, अब एक चीज, जब आर्क लेंथ की बात करते हैं
तो आर्क लेंथ के साथ एक और कॉन्सेप्ट का डिस्कस होना ज़रूरी होता है, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ और थीटा में क्या रिलेशनशिप होती है? अब फर्ज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्किल में मूव कर रहा है। अच्छा, अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये इसने मूव किया है। ये पहले पॉइंट था P1 पर और अब आ गया P2 पर। अच्छा, अब आप देखें P1 से लेके P2 तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है आर्क लेंथ वो है S। प्रैक्टिकली for a body moving in a circle, for a body moving in a circle, मैं अच्छा क्या समझते हो कि अगर मैं ये थीटा इंक्रीज करूं, यानी यहाँ से ये वाला एंगल बड़ा हो जाए थोड़ा, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर आ जाएगा। यानी अगर ये एंगल बड़ा हो जाए, इससे इस आर्क लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी लेंथ भी बड़ी हो जाएगी। यानी जब थीटा कम है तो आर्क लेंथ इतनी है, और जब थीटा इतना हो गया तो आर्क लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी हो गई। इसका मतलब ये है कि आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है थीटा के। यानी जितना थीटा ज़्यादा होगा उतनी आर्क लेंथ की लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये S इज इक्वल टू S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थीटा। अगर मैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का निशान हटाऊं तो इक्वल एंड कांस्टेंट लगता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान हटता है तो कांस्टेंट लगता है। नहीं, अगर आप ऐसे कहने के आदी हैं कि कांस्टेंट लगता है तो फिर आप ये इक्वल भूल जाएंगे। तो हमेशा ये कहें कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान हटता है तो इक्वल एंड कांस्टेंट अप्लाई हो जाता है। तो ये इक्वल एंड कांस्टेंट अप्लाई किया हमने। अच्छा, अब ये सर्कुलर मोशन है, जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा तो इसका एंगल भी चेंज हो रहा होगा, इसकी आर्क लेंथ भी चेंज हो रही होगी। क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही होगी? कांस्टेंट क्या होगा? इसका रेडियस यानी आर। तो S इज इक्वल टू आर थीटा। ये एक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सर्किल की, S इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें S से मतलब है आर्क लेंथ, ये मीटर में होती है। R से मतलब रेडियस है, ये भी मीटर में होता है। और थीटा से मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये रेडियंस में होता है। तो ये रिलेशनशिप कब वैलिड रहेगी? जब ये रिलेशनशिप कब वैलिड रहेगी? जब आप एंगल रेडियंस में लें, आर्क लेंथ मीटर में लें और रेडियस भी मीटर्स में लें। ठीक है, ये पूरा पेज मैंने आपको दिखा दिया। ये तो रिलेशनशिप आ गई हमारे पास थीटा एंड आर्क लेंथ। अच्छा, अब एक रिलेशनशिप हमें और करनी है, और वो है डिग्रीज और रेडियंस के दरमियान की रिलेशनशिप। तो ये हम कर चुके हैं, तो हम चैप्टर को आगे तरीके से शुरू करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये देखें, मैं आपके सामने कर रहा हूं ये रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। अच्छा, अब रिलेशनशिप जो है वो ये है 180 डिग्री इज इक्वल टू
पाई रेडियन। अच्छा, ये मैंने रिलेशनशिप लिख दिया और शायद मैंने ये रिलेशनशिप थोड़ा नीचे से लिख दिया, मैं थोड़ा इसको और ऊपर लेके जाऊँ। चले मैं इसको पूरा लिखता हूँ। 360 डिग्री, 360 का मतलब क्या होता है? पूरा एंगल, पूरा सर्कल, एक पूरा सर्कल, एक कंप्लीट रोटेशन, उसमें 360 डिग्रीज के एंगल होते हैं। 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन। ये एंगल्स के दो डिफरेंट यूनिट हैं। जैसे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, वैसे ही 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। ये एंगल के मेजर करने के दो तरीके हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस 2 से इस 360 को कैंसिल करूं तो ये क्या आएगा? 2 1 जार 2, 1 इधर चला गया, 2 8 जार 16 और 2 0 जार जीरोस, यानी 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन। ये तो रिलेशनशिप आ गए। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसे होता है कि डिग्रीज को कन्वर्ट करना होता है रिलेशन के साथ। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ 1 आ जाए तो मुझे क्या करना होगा कि इधर भी डिवाइड करूँगा। अच्छा, मैं अपनी आसानी के लिए इस डिग्री को ऐसे लिखता हूँ, डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ 1 आ जाए तो क्या करूँगा? यहाँ 180 से डिवाइड कर दूंगा, और इक्वेशन में अगर एक तरफ कोई काम करें तो दूसरी तरफ भी वही काम करना पड़ता है। 180 से यहाँ भी डिवाइड करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अच्छा, ये रिलेशनशिप है, डिग्री का रिलेशनशिप रेडियंस के साथ। अच्छा, अब मैं ये पाई की जगह इसकी वैल्यू रख देता हूं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7 इसकी वैल्यू होती है। एक्चुअली उसको डिवाइड करें तो 3.14 आ जाएगा। नीचे का 180 एज इट इज आ गया, आगे आ जाएगा रेडियन। 3.14 को डिवाइड करें 180 से तो ये आपके पास आ जाता है 0.017। अगर मैं बिल्कुल सही याद रखे हुए हूँ, 0.017 रेडियन। अच्छा, ये मुझसे थोड़ा क्लोज हो गया है, मैं इसको ज़रा नीचे बड़ा करके लिखूं ताकि आपको ये नंबर बिल्कुल सही से समझ आए। 1 डिग्री इक्वल होता है 0.017 रेडियन। ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। अच्छा, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। उस डैश में 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो वो 4 ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं 0.071, 0.017, 0.107, 0.0017। ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, इसमें से आपको करेक्ट वाला ऑप्शन लिखना होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आया करता है। तो ये रिलेशनशिप हो गई 1 डिग्री की रेडियन के साथ। ऐसे ही रेडियन की डिग्री के साथ भी निकाल सकते हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। तो पहले हम एक दो न्यूमेरिक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं जिसमें डिग्री का कन्वर्जन हमने रेडियन में करना है। तो आए ज़रा आगे। एक क्वेश्चन है आपके पास, प्रैक्टिस के लिए, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अच्छा, क्वेश्चन ये है, ये तो हेडिंग आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस। ये आ गया क्वेश्चन, और ये मैं नीचे एंगल्स लिख रहा हूं, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, इन सबको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। डेटा वाइज थीटा दिया हुआ है 30 डिग्रीज में और रिक्वायर्ड है थीटा इन रेडियन, ये मालूम करना है। अच्छा, सॉल्यूशन आप मुझे बताएं क्या सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले तो वो रिलेशनशिप लिखनी है जिसमें रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन पॉसिबल हो, और हमने अभी देखा है कि अच्छा, जब आप शुरू करें तो हमेशा यहाँ से शुरू करें कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल होता है। अब चाहें तो ये 180 यहाँ डिवाइड करके आप दिखा दें, यानी कि ऐसे, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। अच्छा, पहले क्वेश्चन में तो आप ये पूरा स्टेप्स दिखा दें ना, जिसमें आप दिखाएं कि 1 डिग्री 0.017 रेडियन के इक्वल होता है। बाकी के जो प्रॉब्लम्स होंगे, ये जो बाकी के पार्ट्स हैं, उनमें आप डायरेक्ट ये वाला रिलेशन यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन शुरू यहाँ से कीजिएगा। अब देखें, ये रिलेशनशिप आ गया, 1 डिग्री इस रेडियन के इक्वल है, तो 30 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होगा ये मालूम करने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 30 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ भी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। 30 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा ये पॉइंट इस ज़ीरो की वजह से उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आएगा 3 इंटू 0.17 रेडियन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 1 2 नंबर्स के बाद, तो 30 डिग्री इक्वल होता है 0.51 रेडियन। ये रेडियंस में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसी तरह बाकी के पार्ट्स आपने खुद होमवर्क में करने हैं। ये असाइनमेंट है आपका, और रात 12 बजे तक आपने इन्हें सबमिट कर देना है गूगल क्लासरूम पर। तो ये आज की क्लास है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमसे न्यूमेरिकल में बड़ी बड़ी गलतियाँ होने लगी। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।